तो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल के शुरू होने की। कह सकते हैं एक ऐसी क्रांति जिसने साहित्य की आत्मा को ही जैसे एक नया शरीर दे दिया हो। सदियों तक माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाकवि विद्यापति ने कहा। साहित्य अपनी देशी भाषा की मिठास में रचा बसा था। लेकिन एक बात थी, ये मिठास लगभग पूरी तरह से कविता की थी। मतलब उस दौर में साहित्य की पूरी दुनिया ब्रजभाषा और अवधी जैसी मीठी भाषाओं के काव्यात्मक सुरों से ही गूंजती थी। मतलब उस दौर में साहित्य का मतलब ही था कविता। हर तरह की बात, हर तरह की अभिव्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पद्य में होती थी। और इसके जो मुख्य विषय थे वो थे भक्ति और श्रृंगार। गद्य यानी कि प्रोज, उसका तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं काव्य प्रधान युग की। एक ऐसा समय जब गद्य को साहित्य का माध्यम माना ही नहीं जाता था। सारा जोर सिर्फ कविता पर था। अब देखिए, इस काव्य युग में कुछ खास भाषाओं का बोलबाला था। जैसा कि आचार्य शुक्ल ने भी बताया है, ब्रज भाषा अपनी मिठास की वजह से कविता के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। वहीं अवधि में बड़े बड़े महाकाव्य लिखे जाते थे। तो कह सकते हैं कि साहित्य की पूरी दुनिया बस इन्हीं काव्यात्मक भाषाओं के आसपास घूम रही थी। लेकिन इतिहास और साहित्य दोनों ही एक बहुत बड़ी करवट लेने वाले थे। एक ऐसी क्रांति दरवाजे पर दस्तक दे रही थी जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और जानते वो क्रांति क्या थी? वो थी गद्य का उदय। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये एक वाक्य, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इसी में आधुनिक काल का पूरा सार छिपा है। गद्य का आना सिर्फ एक नई स्टाइल का आना नहीं था। नहीं, ये तो साहित्य में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक बदलाव को यानी गद्य के उदय को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इस साहित्यिक क्रांति को जन्म दिया। देखिए, गद्य का उदय अचानक किसी एक वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे कई बड़े ऐतिहासिक कारण थे। जैसे ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करना था और उसके लिए उन्हें चाहिए थी एक सीधी सरल भाषा यानी गद्य। फिर नई शिक्षा नीतियां आईं जिससे किताबों, टेक्स्ट बुक्स की मांग बढ़ गई। उसी समय प्रिंटिंग प्रेस भी आ गया जिससे विचारों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया। और हाँ, ब्रह्म समाज जैसे जो समाज सुधार आंदोलन थे, उन्हें अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए गद्य एक बहुत मजबूत हथियार की तरह मिला। तो अब सवाल ये था कि गद्य लिखें तो किस भाषा में? काव्यात्मक ब्रज भाषा तो इसके लिए सही नहीं थी। बस इसी जरूरत ने जन्म दिया खड़ी बोली को। और यहां पे ना, भाषा के मकसद में आया बदलाव देखना बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक तरफ थी ब्रजभाषा और अवधि जो भावनाओं, भक्ति और मिठास की भाषा थी, और दूसरी तरफ उभर कर आई खड़ी बोली जो विचारों की, तर्क की और सच्चाई की भाषा बनी। मतलब इसका जोर लिरिकल होने पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होने पर था। और यही बात इसे आधुनिक सोच को जाहिर करने के लिए एक बिल्कुल सटीक माध्यम बनाती थी। अब इस नई साहित्यिक भाषा को गढ़ने का, उसे एक शक्ल देने का श्रेय इन महान लोगों को जाता है। जैसे राजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने प्रजा हितैषी के जरिए शुद्ध हिंदी पर जोर दिया। फिर आए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने खड़ी बोली को सही मायनों में आधुनिक गद्य का रूप दिया। और हाँ, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने तो इसमें आम बोलचाल की भाषा की जान डाल दी, उसे जिंदा दिल बना दिया। तो अब जब भाषा तैयार थी तो सवाल ये था कि इस नई भाषा ने साहित्य में अभिव्यक्ति के कौन-कौन से नए दरवाजे खोले। चलिए देखते हैं। गद्य के आते ही साहित्य में उन सभी जॉनरास का जन्म हुआ जिन्हें हम आज बहुत आम समझते हैं। निबंध, नाटक, उपन्यास, पत्रकारिता, समालोचना, ये सब पहली बार हिंदी में लिखे जाने लगे। अब सोचिए, लेखक बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों पर खुलकर लिख सकते थे, ऐसी कहानियां सुना सकते थे जिन्हें कविता के दायरे में कहना मुमकिन ही नहीं था। और यही वो बात है जो आधुनिक काल के पहले चरण यानी भारतेंदु युग को इतना खास बनाती है। ये दौर सिर्फ नए नए जॉनर्स को ट्राई करने का नहीं था। नहीं, इसका एक बड़ा मकसद था साहित्य को समाज के मुद्दों से और देश की चेतना से सीधे सीधे जोड़ना। तो अब सवाल उठता है कि कविता से गद्य की तरफ जो ये इतना बड़ा बदलाव आया, इसका स्थायी प्रभाव क्या रहा, इसकी विरासत क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा और गहरा बदलाव आया साहित्य के मकसद में ही। अब वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति या राजा रानियों के श्रृंगार तक सिमटा नहीं रहा, बल्कि वो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी से, समाज की बुराइयों से और देश की चेतना से जुड़ गया। सही मायनों में साहित्य अब जनता की आवाज बन रहा था। और ये जो पूरा का पूरा बदलाव था, ये हुआ 19वीं सदी के बीच में, मतलब सन 1850 के आसपास। यही वो वक्त था, वो मोड़ था, जिसने हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। तो आखिर में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि कैसे सिर्फ गद्य के आने से साहित्य कुछ गिने चुने विद्वानों की चर्चा से निकलकर आम जनता की आवाज बन गया। इस एक बदलाव ने साहित्य को कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक, कितना ज्यादा एक्सेसिबल और हम सब के लिए कितना ज्यादा रेलेवेंट बना दिया।